नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उपन्यास और प्रश्न संख्या 439 है कि मैला आंचल कहानी कथा का क्षेत्र में से कौन सा है। तो बात करें, मैला आंचल कहानी नहीं है बल्कि एक उपन्यास है। पूछ रहे हैं इसका कहानी क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, लखनऊ, दरभंगा, बनारस या बिहार। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आएगा सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी बिहार इज राइट आंसर, है ना। बात करें मैला आंचल, मैला माने दूषित, गंदा, आंचल कौन सा होता है। तो ऐसे आप देखते होंगे ना, पूरे भारत के अंदर एक रूमर है कि यूपी और बिहार के लोग गंदे होते हैं। तो मैला आंचल बिहार का है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध हो या ना हो, बस आपको दिमाग में बैठा लेना है कि सबसे मैला आंचल कौन है। बोले सर बिहार का है। तो बिहार फार मैला आंचल, बिहार जो राज्य है, बिहार राज्य का एक जिला है पूर्णिया जिला, उसमें एक गांव पड़ता है, मोरीगंज गांव पर आधारित है और है फणीश्वर नाथ रेणु जी का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणु जी जो है हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। परती पर कथा 1957 में इन्होंने लिखा है, दीर्घ तपा 1963 में, जुलूस 1965 में, पलटू बाबू रोड 1979 में रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मैला आंचल कहानी नहीं बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। मैंने आपको बताया था ना कि जो है मैला आंचल कितना है, मैंने बताया था रेणु का 54 एकड़ मैला आंचल यानी 1954 में लिखा। 57 एकड़ परती है, परती पर कथा है। दीर्घताप तिरछा तिरछा होता 63 में लिखा गया है। जुलूस 65 होते हैं। पलटू बाबू रोड 79 में, है ना। तो ऐसे कुछ क्लू बनाना है और आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब प्रश्न संख्या 440 है कि निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इनमें एक उपन्यास है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित नहीं है। जवाब आपको देना है पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका या फिर निरूपमा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सिर्फ विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प पूर्ण प्रकाश इज राइट आंसर, है ना। बात करें पूर्ण प्रकाश जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। शेष जो आप देख रहे हैं तीनों उपन्यास जिनमें प्रभावती छत्तीसी है और बड़ी निराली होती है। प्रभावती छत्तीसी है, 36 में लिखा गया, निराली है, निराला जी की रचना है। अलका लक जो होता है ना, तो तीनों से आता, तन मन धन तीनों से, अलका लका, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और निरुपमा भी छत्तीसी है तो निराली है। तो निराला जी का उपन्यास अलका, निरुपमा, प्रभावती, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और पूर्ण प्रकाश उपन्यास का जो पूरा नाम था पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण था। यह मराठी से हिंदी में अनुदित है, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। प्रश्न संख्या 441 है कि जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा। थोड़ा सा इसको देख लीजिए और विचार करिए, इसके बाद का जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी भगवतीचरण वर्मा, ज्ञानेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर हैं। और बात करें इनके जो जन्म का समय, तो देखिए भगवती जब आती है ना तो भगवती के 3 चरण पढ़ते हैं। सबसे पहले भगवती के 3 चरण, 3 फरवरी 1903 में और 1981 में, वो एक से पढ़ते हैं। तो भगवती के 3 चरण पहले पढ़ेंगे, 3 चरण पढ़ेंगे, इन्हीं की 3 में जन्म हुआ और 1 से पढ़ेंगे 1981 में इनका देहावसान हुआ है। ज्ञानेन्द्र 5 में 1905 में इनका जन्म हुआ है और 88 में इनका देहांत हुआ। अब 1000 लोग आएंगे, एक साथ आएंगे, 1000 7 मैंने 1907 में ध्यान में रख लीजिएगा और 1979 में इनका देहावसान हुआ है। अमृत होता है कौन, बोले अगर छोरा जन्म ले जाए, किसी के घर में छोरा जन्मे तो भैया अमृत है। छोरा फार 1916 को ध्यान में रख लीजिएगा और 1990 में इनका देहावसान हुआ था, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 442 है कि हिंदी में तिलस्मी यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है। श्री हरे कृष्ण जौहर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू देवकीनंदन खत्री और डी है गोपाल राम गहमरी। तो प्रश्न संख्या 442 का जवाब आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी देवकीनंदन खत्री इज राइट आंसर।
तिलस्मी कौन है? बोले देवकी। देवकी के नंदन तिलस्मी है, देवकी नंदन, देवकी के नंदन तिलस्मी। तिलस्मी कौन है? देवकी के नंदन, देवकी नंदन फर देवकी नंदन सुख, देवकी नंदन खत्री को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो हिंदी साहित्य में तिलस्मी आर्य उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। इनके प्रमुख उपन्यास है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्रवीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना। कैसे दिमाग में बैठा था? देखिए चंद्रकांता जो है ना, बिल्कुल देवकी। चंद्रकांता कौन है? देवकी की है, तो देवकी चंद्रकांता है, या कैसे तो देवकी के नंदन चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतत देवकी के नंदन है, नरेंद्र मोहनी देवकी नंदन, वीरेंद्रवीर देवकी नंदन, कुसुम कुमारी देवकी, अनूठी बेगम किसकी? बोले देवकी नंदन की है, गुप्त गोदना किसका है? देवकी के नंदन का है। तो ऐसे क्लू बनाना है और इन्हें अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना। बात करें गोपाल राम गहमरी को, हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश। अब अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, खूनी कौन, सरकटीला, जासूस की भूल। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? अद्भुत लाश किसकी? बोले सर गोपाल की है। बेकसूर को फांसी किसने दी? गोपाल ने दिया। खूनी कौन? गोपाल। और सरकटीला किसकी? गोपाल की। जासूस की भूल? गोपाल। गोपाल फार गोपाल राम गहमरी को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 443 है, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा, बांकीलाल चतुर्वेदी। तो देखिए जो चक्करदार चोर होता है ना, वो बिल्कुल कोई और नहीं होगा, देवकी का नंदन है। जो देवकी का नंदन है वही चक्करदार चोरी करता है। चक्करदार चोरी किसकी है? बोले चक्करदार चोरी गोपाल राम गहमरी की है। देवकी नंदन नहीं बल्कि गोपाल राम गहमरी को ध्यान में रखिएगा। चक्करदार चोरी गोपाल राम गहमरी का है, ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में आप छाप लीजिएगा। तो चक्करदार चोरी गोपाल राम गहमरी का है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक इनको माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल। देवकी नंदन खत्री हिंदी में तिलस्मी एवं यारी उपन्यासों के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतत, कुसुम कुमारी, काजल कोठरी, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम आदि। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है धूर्त रसिकलाल और स्वतंत्रमा प्रतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास इन्होंने लिखा है। प्रश्न संख्या 444 है कि किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, शिवनंदन सहाय या फिर डी है राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला कौन है? बोले भैया राम का स्वरूप है। जो किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला है ना, वो राम का स्वरूप है। राम के स्वरूप पर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है, ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य और संबोधना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी ग्रंथ पर, इस ग्रंथ पर इन्हें 1996 व्यास सम्मान मिला है। प्रश्न संख्या 445 है कि उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास कर्मराग किस सन में प्रकाशित हुआ? 1954, 1952, 1940 या फिर 1938? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1952 इज राइट आंसर। गर्मराग है 52 में, गर्मराग 52 में ध्यान में रख लीजिएगा। उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गर्मराग 1952 में प्रकाशित हुआ है। अश्क को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास निम्न है, जिनमें सितारों का खेल 1940 में, गिरती दीवारें 1947 में, बड़ी बड़ी आंखें 1955 में और पत्थर अलपत्थर 1957 में, शहर में घूमता आईना 1963 में, बाधोना नाव इष्ठा 1974 में और निमिषा 1980 में आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। नोट करें, गर्मराग उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी का गद्य साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ में वर्णित है, जो इस विकल्प में नहीं दिया है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 446 है कि बाजार के बीच है बाजार के खिलाफ की लेखिका हैं? मैत्री पुष्का, प्रभा खेतान, नसरा शर्मा या बिंदा करात? तो देखिए बाजार के बीच है बाजार खेत में है, बाजार के बीच में बाजार जो है खेतों से होकर जाती है। तो आपने देखा होगा ना, कभी कभी बाजार के बीच में बाजार पड़ जाती है और बीच में खेत है, तो बाजार के बीच खेत है बाजार के खिलाफ, तो बाजार के बीच बाजार के खिलाफ प्रभा खेत है, ये ध्यान में रखिएगा। खेत फार प्रभा खेतान को ध्यान में रख लीजिएगा और उन्हें इसी क्लू से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बाजार के बीच है बाजार के खिलाफ खेत है। खेत फार प्रभा खेतान को ध्यान में रख लीजिएगा, यानी कि बाजार के बीच है बाजार के खिलाफ की लेखिका प्रभा खेतान है। ये लघु उपन्यास की
एलोग उस उपन्यास की विधा की रचना है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन दा बउआ की पुस्तक द सेकेंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण काफ़ी चर्चित रही। प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास आओ पे घर चले, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे और पीली आधी है। प्रसंख्या 447 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास निर्वासिता, पुनर्नवा, बुधवा की बेटी या फिर निरुपमा है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लाख किया जाए, है ना। पुनर्नवा हजार है, एक दो ठे नहीं बल्कि पुनर्नवा हजार है। जब पुनः कोई व्यक्ति नया नया होता है ना तो इस तरह से हजारों की संख्या हो जाती है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। पुनः नवा नवा हजार है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नमा, अनामदास का पोथा, जबकि निर्वासिता ओडुपलाल मंडल का और निरुपमा निराला द्वारा रचित है। बुधवा की बेटी उग्र द्वारा रचित उपन्यास ध्यान में रख लीजिएगा। प्रसंख्या 448 है कि पंडित श्रद्धाराम फुल्लरी के उपन्यास भागवती का रचना काल 1886, 1892, 1877 या फिर 1900 ईस्वी। तो प्रसंख्या 448 का जवाब आप सबको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी 1877 ईस्वी इज राइट आंसर, है ना। पंडित श्रद्धाराम फुल्लरी के उपन्यास भागवती का जो रचना काल है 1877 ईस्वी है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करें पंडित श्रद्धाराम फुल्लरी के उपन्यास भागवती का रचना काल 1877 ईस्वी में। फुल्लरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतक और तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित ओम जय जगदीश हरे, जब आप व्यक्ति के अंदर फुल श्रद्धा रहती है ना तब वो कहता है ओम जय जगदीश हरे। श्रद्धा पर श्रद्धाराम फुल्लरी की रायन है, बहुत ही लोकप्रिय हुई। और फुल्लरी जी द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सत्यामृत प्रवाह, सत्योपदेश, तत्व दीपक आदि है, ध्यान में रख लीजिएगा। आप प्रसंख्या 449 है कि झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। तो देखिए झूठा सच की बात अगर करेंगे दो भाग, पहला भाग है वतन और देश और दूसरा भाग है देश का भविष्य। तो विकल्प बी जो है झूठा सच का दूसरा भाग है देश का भविष्य। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल जी हैं। उपन्यास दो भागों में है, पहले भाग का जो शीर्षक है वतन और देश 1958 में तथा दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य 1960 ईस्वी में। यशपाल द्वारा रचित अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं दादा कामरेड 1941 में, देशद्रोही 1943 में, दिव्या 1945 में, पार्टी कामरेड 1946 में, मनुष्य के रूप 1949 में, अमिता 1956 में, अप्सरा का सांप 1965 में और तेरी मेरी उसकी बात 1974 में। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रसंख्या 450 फाणेश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है मृगनयनी, शेखर एक जीवनी, गोदान या फिर मैला आंचल। तो आप सबको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो मैला आंचल है रेणु का है, 54 एकड़ है। ये ध्यान में आपको रखना होगा, 1954 में लिखा गया है। फाणेश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। रेणुकृत मैला आंचल उपन्यास में पुड़िया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। फाणेश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास मैला आंचल, प्रति पर कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय अपूर्व का उपन्यास है। फाणेश्वर नाथ रेणु ने अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। फाणेश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मृगनयनी 1950 में उपन्यास के रचनाकार बिंदालाल वर्मा है और शेखर एक जीवनी भाग का पहला भाग 1940 में, दूसरा भाग 1944 में आगे द्वारा रचित उपन्यास है। गोदा 1936 में उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं और वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। प्रसंख्या 451 एक राग दरबारी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश या कमलेश्वर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि राग दरबारी में जो बैठता है ना वो लाल लाल होता है। श्रीलाल शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा। राग दरबारी होता है लाल लाल, है ना, और उसके पास श्री होती है, श्रीफा श्रीलाल शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा। राग दरबारी 1968 ईस्वी में उपन्यास के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल हैं। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण हुआ है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य, आंचलिकता का मिश्रण है।
श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास निम्न है। सूर्य घाटी का सूरज 1957 में, अज्ञातवास 1962 में, राग दरबारी 1968 में, सीमाएं टूटती है 1973 में, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 1987 में, विश्रामपुर का संत 1998 में। सन 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 452 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? निर्मला नहीं है, गबन नहीं है, सुनीता नहीं है, प्रतिज्ञा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प सी को लाग किया जाए। सुनीता जो है ना, वो बिल्कुल जैनन जी का उपन्यास है। परख, सुनीता, त्याग, कल्याणी, सुखदा, विवर्त गए व्यतीत, ध्यान में रखिएगा। और प्रेमचंद जी के उपन्यास की बात करते हैं ना, तो शिवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई के में, कर्म भूमि में गोदान आए, मंगलसूत्र में बध गए प्रेम। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। सुनीता 1934 ईस्वी में प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, बल्कि जैन द्वारा रचित उपन्यास है। शेष तीन उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद है। जयनंद कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जयनंद के प्रमुख उपन्यास निम्न है: परख, सुनीता, त्यागपथ, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी और दशार्क है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 और मृत्यु 1936 ईस्वी में। मूल नाम धर्मपत राय था। मैंने आपको बताया था 80 में मुंशी और 36 बुद्धि रखते हैं, किंतु ये नाम बदलकर नवाब राय जो है बनारसी के नाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित है: देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा, सदन, वरदान, प्रेमाशय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, जो कि अधूरा है। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। प्रेमचंद ने विकासोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। प्रश्न संख्या 453 है: कोयम रक्षामय किसकी रचना है? रांगे राघव, चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि वयम रक्षामय कौन करता है? जो चतुर व्यक्ति होता है वो सीधा कहता है वयम रक्षामय, वयम माने हमारी रक्षा करो। वयम रक्षामय कौन कहता है? जो चतुर व्यक्ति होता है वो हमेशा कहता है वयम रक्षामय, है ना। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। इनके अनुपन्यास है वैशाली की नगर वधु चतुर होती, मैंने आपको बताया था चतुरसेन शास्त्री का। सोमनाथ चतुर है चतुरसेन शास्त्री का। गोली चतुर है। सोना और खून चतुर है। रक्त की प्यास चतुर। अमर अभिलाषा चतुर। धर्मेश चतुरसेन शास्त्री का। अपराजिता चतुरसेन शास्त्री का। और धर्मपुत्र चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास ध्यान में रख लीजिएगा। कहानी इनकी देखेंगे तो अछत, दुखवा, आकाश, दुखवा, मैं काश से कहूँ मर सजनी, कैदी, आदर्श बालक, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानियाँ। तो संख्या 454 है कि बाण भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा। कहने के लिए तो आत्मकथा है, लेकिन इसकी साहित्यिक विधा क्या है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास या फिर कहानी? तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे से विकल्प सी को लाग किया जाए, विकल्प सी उपन्यास इज राइट आंसर, है ना। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। विधा कौन सी है? उपन्यास है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। इनके अनुपन्यास है चालीस चंद्रलेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 में, अनामदास का पोथा 1976 में। ये ध्यान में रख लीजिएगा। निबंध संग्रह की बात करते हैं तो अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। निबंध में कल्पतरु, साहित्यिक सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदार, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि। और आलोचना की बात करते हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित योजना और सहज साधना। ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 455 है कि चित्रलेखा किसकी रचना है? ये हो गया भगवती चरण वर्मा का, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद, डी महादेवी वर्मा। तो हर कोई जानता है कि जो चित्र का लिखा होता है, चित्रलेखा होता है, ऐसा तैसा नहीं होता है, बल्कि भगवती का होता है ना। चित्रलेखा किसका होता है? भगवती के चरण का होता है। तो भगवती के चरण का चित्रलेखा होता है ना। चित्रलेखा 1934 में भगवती चरण वर्मा की उपन्यासिक कृति है, जिसमें रत्नांबर के दो शिष्य होते हैं, श्वेतांक
और विशाल देव की कथा है। इसमें अध्यात्म और वासना को तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। रुचिर वर्मा के अन्य उपन्यास है पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सभी ने चावत राम गोसाई, प्रश्न और मारीचिका और युवराज चुंडा, ये ध्यान में रखिएगा, चाणक्य। ठीक है। भूले बिसरे चित्र पर इन्हें 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चाणक्य उपन्यास इनके मरणोपरांत आया, तो ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रसंख्या 456 है कि छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? हरिसुमन बिष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी, सुभाष जोशी। अब आपको जवाब देना है प्रसंख्या 456 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि छाया मत सोना, हिमांशु जोशी, है ना। छाया मत सोना मन, कब? जब हिमांशु जोशी हो। जब हिमांशु जोशी हो तो छाया मत छूना, ऐसे बना लीजिएगा और इन्हें अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। हिमांशु जोशी के अनुपन्यास है अरण महासागर, छाया मत छूना, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए और सुराज। हरिसुमन बिष्ट के उपन्यास है ममता, आसमान झुक रहा है, होना पहाड़ा, आखिरी मछली। शैलेश मटियानी के उपन्यास है हौलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरी बोली सी बोरी बंदर, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंछी और मुठभेड़। प्रसंख्या 457 है कि जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका गौरा पंसिवानी, किसड़ा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर मृदुला गर्ग। तो बिल्कुल आप सबका सही जवाब आया कि जो किसड़ा सोबती है ना, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा किसकी? बोले जिंदगी के नाम है। जिंदगी नाम किसके? बोले कृष्ण के, है ना। कौन कहते हैं? गोपिकाएं कहते हैं। तो ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा। बात का जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, है ना, उपन्यास की लेखिका है किसड़ा सोबती। किसड़ा सोबती का जन्म फरवरी 1925 ईस्वी में अविभाजित भारतीय गुजरात राज्य में हुआ था और निधन जनवरी 2019 को हुआ था। सूर्यमुखी अंधेरे की 1972 में की रचना है। दिलो दानिश 1993 ईस्वी में, समय सरगम 2000 ईस्वी में। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। 1980 ईस्वी में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 2017 ईस्वी में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 ईस्वी में रचित बादलों के घेरे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। हम हसमत संस्मरण एवं मित्रों मरजानी उपन्यास इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। प्रसंख्या 458 है प्रकाशन बस के दृश्य प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम है। अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और सोच समझ के इसका जवाब आपको देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया, सर विकल्प डी को लाख किया जाए, है ना। शिवा प्रेमा रंग में, काय निर्मल होएगी मन में, कर्म भूमि में गोदान आए, मंगलसूत्र में बध गए प्रेम। ये कर्म है। शिवा सदन में 18 जन रहते हैं, 18 में है। रंग भूमि में तू पहुँच, 2 5, तू पहुँच भैया पहुँच। कर्म भूमि में तन मन धन से लग जाओ, 32। गोदान 36, 36 यत्न करके गो का दान करो। और मंगलसूत्र 48 अपूर्ण है, ध्यान में रख लीजिएगा। रंगभूमि का नायक सूरदास नामक अंधा व्यक्ति है। कर्मभूप अधूत समस्या हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगान समस्या को लेकर उजागर करने वाला उपन्यास है। और गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर आधारित है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। प्रसंख्या 459 है कि कौन सा कथन सही नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पना से उपन्यास है। चार चंद लेख में गाहवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय वस्तु बनाया गया है। और रामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन है। तो विकल्प ये की बात करते हैं तो बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पना से उपन्यास है, गलत है। ये सही नहीं है, है ना। यही गलत है, ध्यान में रख लीजिएगा।
अब प्रश्न क्या, इसका व्याख्या देख सकते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत है। इसका प्रणयन 1940 ईस्वी में किया गया था। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को कलात्मकता के साथ दिखाया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृत का जीवन दस्तावेज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 में और नंदास का पोथा 1976 में। प्रश्न संख्या 460 है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको जवाब देना है कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आएगा। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है, यही गलत है ना। ये ध्यान में आपको रखना होगा। बात कर अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, इसमें स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है, यह कथन सही नहीं है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का चरित्र उपन्यास है जो नर और नारी के बीच सुर और स्वर मिलान की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अपने अजन्मी अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है जिसकी मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास खंजर नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है, जिसमें कुल 21 अध्याय हैं। पहला गिरमटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जिसमें दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।